हेलो दोस्तों, नमस्कार। डॉक्टर सुनीता सक्सेना बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का थर्ड पार्ट लेने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराना चाहूँगी कि पहले पार्ट में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन क्या है और फिर जो ग्लूकोज है उसके डिफरेंट जो पैथ है वो क्या है, किस तरह से किस कंडीशन में ग्लूकोज कितनी एनर्जी देता है और कब देता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। देन उसके बाद था कि उसका डायग्राम जो था पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो समझा था, पूरा उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो हमने डिटेल में समझा था। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था। देन सेकंड पार्ट में हमने पूरी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन लिया था, जिसमें कि ब्रीदिंग, जिसमें इसके 2 स्टेप्स हैं, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑन एल्वेओलाई, कूपिका की सरफेस पर किस तरह से गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसके बाद ब्लड में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है इन दोनों गैसेस का ब्लड के और टिश्यूज के बीच में। तो ये हमने पूरा पढ़ा था। तो अब ये पूरा हमको ये क्लियर हो गया है और अब हम आते हैं कि पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स पर। इस पार्ट में हम जो इससे रिलेटेड जितना भी रह गया है वो हम पढ़ेंगे। तो पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स क्या होती है? तो जो लंग्स हैं और जो उसके जो दूसरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है ना, तो उसमें अलग अलग कंडीशंस में जो वायु धारण करने की क्षमता जो होती है, जो कैपेसिटी है इसकी, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स। तो उन्हीं अलग अलग कंडीशंस में किस तरह की एयर वॉल्यूम्स होती हैं, उन्हीं को अब हम देखेंगे। कभी कभी पूछा जाता है इसके बारे में, तो इसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? सामान्य श्वास में अंदर ली, सामान्य जो नॉर्मली हम सांस लेते हैं उसके द्वारा इंस्पिरेशन के दौरान या फिर एक्सपिरेशन के दौरान बाहर छोड़ी गई वायु के दौरान कितनी होती है ये? तो ये होती है 500 ml, 500 ml होती है। देन फिर आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नाम से समझ में आ रहा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हम सांस को लेते समय जो उसका वॉल्यूम होता है लंग्स का। तो सामान्य सांस के बाद अतिरिक्त अंदर ली जा सकने वाली वायु, किसकी बात हो रही है कि हम नॉर्मली जो सांस ले रहे हो तो टाइडल वॉल्यूम में आ गया, लेकिन उसके अलावा ऐसी वायु जो हम अंदर ले सकते हैं और ज्यादा ले सकते हैं, उसको हम गहरी सांस है तो और अंदर ले जा सकते हैं, उस वायु को हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये होती है लगभग 2000 से लेके 3.5 ml तक होती है, ठीक है। फिर आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो मतलब सामान्य सांस छोड़ने के बाद अतिरिक्त बाहर निकाली जा सकने वाली वायु, जो हम नॉर्मली सांस छोड़ रहे हैं उसके बाद भी हम और इसको निकाल सकते हैं, वो कितनी होती है? करीब 1000 ml। ये जो होती है 1000 ml होती है, ठीक है। देन रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल से मतलब है अवशेषी आयतन। पूरी तरह सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में जो बची हुई वायु होती है, पूरी तरह हमने गहरी सांस ली और छोड़ दिया, फिर भी जो हमारे फेफड़ों में वायु बची रहती है वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम या अवशेषी आयतन, और वो होती है करीब 1500 ml। देन वाइटल कैपेसिटी की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है, जैव क्षमता कितनी है लंग्स की। तो अधिकतम हमने गहरी सांस ली और हमने गहरी सांस के दौरान जो बाहर निकाली है वायु वो कितनी होती? कुल वायु, गहरी सांस लेना, अधिकतम सांस लेना और अधिकतम बाहर निकाली जा सकने वाली कुल वायु कितनी होती है? तो ये टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बराबर होती है। इन सबको टोटल कर दो तो ये होती है करीब 4.5 ml, ठीक है। देन टोटल लंग कैपेसिटी, अभी लंग कैपेसिटी की बात आ रही है, तो फेफड़ों की कुल वायु धारण क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। टोटल जितना भी हमने पढ़ा है वो सबको टोटल करने के बाद में ये होती है 5000 से लेके 6000 ml तक, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले इसके याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं कि कब किसकी वॉल्यूम है और टाइडल वॉल्यूम है तो क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए तो आपको बताना है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखिए। फिर डेड स्पेस एयर, श्वसन मार्ग में रहने वाली गैसों के आदान प्रदान में भाग न लेने वाली वायु जो है वो होती है करीब 140 ml, ठीक है। जो रहती तो है श्वसन मार्ग में, ऐसा तो नहीं बिल्कुल खाली हो जाता है ट्रैक्ट,
रहती तो है लेकिन वो गैसों के आदान प्रदान में भाग नहीं लेती। तो वो कितनी होती है 140 ml। तो अभी वॉल्यूम्स के बाद में, पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बाद में अब हम आते हैं दोस्तों इसके वन लाइनर आंसर को, जो कि आपको याद रखना है और इसको ऑब्जेक्टिव टाइप किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो जैसे रेस्पिरेशन, भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है ना। अब डाइजेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि वो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो अपने सिंपलर वंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब वही भोजन जो हमने डाइजेशन में प्राप्त किया है उसी के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है श्वसन, ठीक है, रेस्पिरेशन। फिर ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस है, वो वायु का फेफड़ों में आना और बाहर जाना, ये ब्रीदिंग होती है। देन एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और हिंदी में इसको हम वायवीय श्वसन या फिर ऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन, जो कि इसके एब्सेंस में हो रहा है, इसको एनारोबिक या अनाक्सी या अवायवीय श्वसन। देन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो हमारे ब्लड में भी एक रेड कलर जो देता है ब्लड को, वो एक पिगमेंट के द्वारा होता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, हीमोग्लोबिन, जिसमें आयरन एक मिनरल पाया जाता है, ठीक है। देन नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, जो हम सामान्य रूप से जो हमारी दर होती है ब्रीदिंग की, सांस लेने की, वो कितनी होती है? 12 से 16 बार पर मिनट, 12 से 16 बार पर मिनट वयस्क में, ठीक है। रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस जिस पर कि गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है एल्वुलाई की सरफेस पर, एल्वुलाई होती है ये। रेस्पिरेटरी सरफेस हमारे लंग्स में क्या है? एल्वुलाई। नंबर ऑफ एल्वुलाई कितनी होती है? लगभग 300 मिलियन। हमारे लंग्स में, दोनों लंग्स में जो एल्वुलाई या कोशिकाओं की जो संख्या है वो कितनी है? लगभग 300 मिलियन। गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन, हवा का फेफड़ों में प्रवेश। एक्सपिरेशन, हवा का फेफड़ों से बाहर निकलना। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट जो होता है मेनली किसके द्वारा होता है? ब्लड में जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड कैपिलरीज में आ जाती हैं हमारी एल्वुलाई से, तो वो किसके द्वारा, अब किस फॉर्म में वो जाएंगे टिश्यूज तक? तो वो जाती ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेनली किसके द्वारा होता है? तो बायकार्बोनेट आयंस के रूप में होता है, HCO3, ठीक है। देन सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो जब होता है जबकि जो ऑक्सीजन है वो हमारे टिश्यूज में, हमारे सेल्स में पहुंच जाती है, तो वहां पर होने वाला जो रेस्पिरेशन है उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और इस रेस्पिरेशन के दौरान वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एटीपी क्या है? ये हमारी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, एनर्जी करेंसी है। इसी फॉर्म में हमारे सेल्स में जो एनर्जी है वो वहां पे स्टोर्ड रहती है। आरबीसी, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने से वायवीय श्वसन नहीं होता। आरबीसी में जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो वायवीय श्वसन भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी आगे की प्रोसेस होती है एटीपी फॉर्मेशन की वो क्रेब्स साइकिल के दौरान होती है, वो कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देन हाइपरनिया, सांस लेने की दर सामान्य से अधिक होना। हाइपर, जहाँ कहीं पे हाइपर हो तो वो सामान्य से अधिक होना, तो सांस लेने की जो दर होती है वो सामान्य से अधिक जब होती है तो इसको हाइपरनिया बोलते हैं। और हाइपोनिया में क्या होता है कि सांस लेने की दर सामान्य से कम होती है। हाइपो मीन्स कम, ठीक है, बिलो देन नॉर्मल। रेस्पिरेशन ये कैसी प्रोसेस है? कैटाबॉलिक है। दो तरह की प्रोसेस होती है, एक एनाबॉलिक जिसमें किसी चीज का सिंथेसिस होता है, बनता है, छोटे अणुओं के मिलने से बड़ा अणु बनता है, जबकि जो कैटाबॉलिक है उसमें क्या हो रहा है? बड़ा जो मॉलिक्यूल है वो सिंपलर वंस में छोटे में टूट रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है ये। गिल्स क्या है? मछलियों का प्रमुख श्वसन अंग है। गिल्स क्या है? मछलियों का प्रमुख श्वसन अंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसी के द्वारा ये सांस लेती हैं। जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है वो मछलियां गिल्स के द्वारा ही लेती हैं। इसको क्लोम भी बोलते हैं, ठीक है, क्लोम भी बोलते हैं, गलफड़ भी बोलते हैं हिंदी में इसको। फिर स्पाइरिकल्स क्या है? स्पाइरिकल्स ये भी श्वसन अंग हैं जो कि कीटों पर पाए जाते हैं। उनकी पूरी बॉडी सरफेस पर छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं जिसको कि कहा जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया और उसके जो ओपनिंग्स होती है उसको हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स, ठीक है। तो देन एडम्स एप्पल, ये
मेनली जो हमारा थायराइड है, थायराइड उपास्थि का बाहरी उभार जो होता है ये पाया जाता है गले पर, तो इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। एस्फेक्सिया क्या है? ऑक्सीजन की कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की अवस्था, जबकि ऑक्सीजन कम हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो इस अवस्था को हम बोलते हैं एस्फेक्सिया। देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसी में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें ये हेल्प करता है, ये एक एंजाइम है। काउंटर करंट फ्लो मछलियों के गिल्स में, जो मछलियों के गिल्स हैं जो पानी में पाई जाती हैं मछलियां, उसमें गैसों के आदान प्रदान की सबसे प्रभावी व्यवस्था होती है ये। डायफ्राम क्या है? ये डोम शेप आपको पता है, एक गुंबदाकार जो स्ट्रक्चर है जो कि हमारे थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच पाया जाता है, जो लंग्स के नीचे पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम। देन हैरिंग ब्रोअर रिफ्लेक्स फेफड़ों के अधिक फैलाव को रोकने वाला प्रतिवर्त, जब फेफड़े बहुत ज्यादा ना फैलें, उसमें ओवर इन्फ्लेशन ना हो, उसको रोकने के लिए ये एक प्रोसेस रिफ्लेक्स एक्शन होती है, उसको बोला जाता है। देन लैरिंग्स क्या है? ये तो हमें पता है, वॉइस बॉक्स है जिससे कि स्वर का उत्पादन होता है। साउंड बॉक्स है। प्लूरिसी क्या है? जैसे कि आपको पता है कि लंग्स के चारों तरफ क्या पाई जाती है? प्लूरल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं के बीच में जो प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, तो उसी में जब ज़्यादा बनता है तो प्लूरा जो झिल्ली है, जो मेम्ब्रेन है, उसमें सूजन आ जाती है, उसको प्लूरिसी कहा जाता है। ठीक है। रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस वो है जिसकी सरफेस पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। ये कैसी होना चाहिए, इसकी क्या कंडीशंस होना चाहिए? तो पतली होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, और उसकी सरफेस पर ब्लड कैपिलरीज का बहुत बड़ा अच्छा जाल होना चाहिए, जिससे कि उसका जो गैसों का आदान प्रदान है वो अच्छे से हो सके। सिरिंगिक्स जो है पक्षियों का स्वर यंत्र है, ठीक है, एक तरह का उनका साउंड बॉक्स बोल सकते हैं, जिसके कारण कि उनमें जो पतली आवाज निकलती है ना पक्षियों में, वो इसी के कारण। यॉनिंग जो है, जो हम जम्हाई लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर होने वाली लंबी श्वसन क्रिया। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? मनुष्य का प्रमुख श्वसन प्रमुख श्वसन वर्णक है। ये क्या है? ये श्वसन वर्णक। हीमोग्लोबिन पता है ना आपको, हीम से और ग्लोबिन से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? हीम से और ग्लोबिन से मिलके बना है ये। फिर इसके बाद आता है कि हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन क्या है? हीमोसाइनिन क्या जानते हैं आप? हीमोसाइनिन मतलब तांबा युक्त, साइनिन तांबा युक्त जो है ये श्वसन वर्णक है। जैसे हीमोग्लोबिन है ना, वैसे क्या है? हीमोसाइनिन है, और ये कुछ आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है, जैसे लिमुलस हुआ, मॉलस्क हुआ, सीपिया हुआ, ऑक्टोपस हुआ, उनमें ये पाया जाता है। और ये उनके ब्लड में नीले रंग का वर्णक है, जो कि गैसों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, फिर आता हीमोएराइथ्रिन। तो एक ये भी एक तरह का पिगमेंट है जो कि कुछ पॉलीकीट्स, ठीक है, कुछ पॉलीकीट्स में पाया जाता है, और ये लाल बैंगनी रंग का पिगमेंट होता है। एकदम लाल नहीं होता, लाल और थोड़ा पर्पल टाइप का ये वर्णक होता है, और इसमें आयरन और प्रोटीन का बना हुआ रहता है। आयरन और प्रोटीन का बना हुआ ये वर्णक रहता है। देन क्लोरोक्रूनिन जो है ये पॉलीकीट कृमियों का हरा श्वसन वर्णक है। पॉलीकीट जो होते हैं उन कृमियों का ये हरा श्वसन वर्णक है। अब ये हो गया। इसके बाद आता है कुछ ऐसे श्वसन से संबंधित कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स, बीमारियां, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। एस्फाइक्सिया जो है ये ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, उनको पूरी इनफ जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाती। और ये कब कंडीशन होती है डेवलप? जबकि दम घुटने के कारण, ठीक है, या तो पानी भर जाने के कारण डूबने के समय, या किसी तरह श्वसन मार्ग बंद होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है, एस्फाइक्सिया। देन कफिंग, ये शरीर की प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स क्रिया है। आपको पता, जैसे भी गले में हमारे कुछ चला जाए या धूल मिट्टी चली जाए, गले में कुछ फंस जाए, तो एकदम से हमें खांसी आती है। तो इससे क्या होता है? धूल, धुआं, बलगम, बाहरी कण श्वसन मार्ग से जैसे हम खांसते हैं, तो हम जब तक खांसते हैं कि कोई भी कण जो चला गया है वो बाहर ना निकल जाए,
ठीक है ना? तो ये जब भी हम कुछ खाना खाते हैं और एकदम से खाना खाते समय कोई कण चला जाता है तो भी हमें खाँसी आती है। और वो जब ये रिफ्लेक्स आप आगे पढ़ेंगे, ये किस तरह से नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे आप, किस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन होता है और जो भी कण गया है वो जब तक हमें खाँसी आती रहती है, जब तक कि वो बाहर नहीं निकाल देती है, वहाँ की जो मसल्स हैं वो उसको बाहर नहीं निकाल देती। फिर वूपिंग कफ, काली खाँसी, ये एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है। ठीक है ना? ये एक ऐसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, जिसमें कि लगातार तेज खांसी आती है। कैसी खांसी आती? जब तो बहुत तेज खांसी आती है, बहुत तेज आवाज के साथ ये खांसी होती है। और ये जो होती है, ये हीमोफिलस पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया के कारण होती है। किसके कारण होती है? हीमोफिलस पर्ट्यूसिस जो एक बैक्टीरिया है उसके कारण ये होती है। और इसमें सांस लेते समय हुक जैसी आवाज आती है, बहुत तेज सांस चलती है। ये बच्चों में अधिक पाई जाती है। देन निमोनिया, तो निमोनिया ये फेफड़ों का इन्फेक्शन है। ये फेफड़ों का इन्फेक्शन है और इसमें कुपिकाओं में, एल्वेलाई में फ्लूइड भर जाता है, म्यूकस भर जाता है। जब म्यूकस ज्यादा भर जाता है तो उससे गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और जब गैसों का आदान प्रदान कम होगा तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे सेल्स में नहीं जा पाती है, ठीक है ना, और उससे सांस लेने में कठिनाई होती है। तो निमोनिया, ठीक है। और ये भी एक तरह के बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। उसी के इन्फेक्शन के कारण ये जो म्यूकस का फॉर्मेशन होता है ये एल्वेलाई में भर जाती है। देन माउंटेन सिकनेस क्या है? माउंटेन सिकनेस जो है, जब हम ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, जब बहुत ज्यादा हम ऊंचाई पर जाते हैं तो उधर पे जाने ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर, ठीक है ना। जब वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहां पर जो डेंसिटी भी कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम होती है तो ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है, और वहां पर ब्रीदिंग की जो रेट है वो भी बढ़ जाती है। तो इन सब का मिला जुला कर हम ये कहेंगे कि उस दौरान सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आते हैं, एकदम ऐसा लगता है मितली सी आ रही है, सांस फूलने लगती है, ठीक है ना। इसीलिए इन सब से बचने के लिए ही वहां पर जो रहते हैं, वहां के लोग जो रहने वाले हैं, उनमें अधिक संख्या में आरबीसी पाई जाती है। तो माउंटेन सिकनेस, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। फिर एम्फाइसेमा, ये स्मोकिंग के कारण होता है जिसमें कि एल्वेलाई जो है वो धीरे धीरे उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है जिससे गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। अब आता है छींक। तो छींक जो है, छींक आना एकदम, ये शरीर की ये भी एक तरह का प्रतिवर्ती क्रिया है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन है। और ये भी नाक में, ये मुख्य रूप से हमें कब होता है? जबकि नाक के दौरान, नाक वाले पार्ट में, हमारे नोज वाले पार्ट में, जब कब होता है? नासावेश में, हमारे नेजल चैम्बर में हो रहा है, नाक में धूल हो गई है या कोई ऐसा परागकण से हमें एलर्जी है वो आ गई है, उस दौरान बाहरी कण बाहर आ गए तो ये एकदम से छींक आती है हमको, ठीक है, जिससे कि वो बाहर निकल जाए। तो ये भी एक तरह के रिफ्लेक्स एक्शन है। देन डिप्थीरिया, डिप्थीरिया ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी जीवाणु से होने वाला रोग है। इसमें गले में झिल्ली बन जाती है जिससे कि सांस लेने और निगलने में कठिनाई होती है। देन ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई में जब स्वेलिंग आ जाती है वहां पर, तो ये कंडीशन वहां पर उत्पन्न होती है और इसमें खांसी, बलगम और वहां की जो अंदर इंटरनल जो उसकी कवरिंग, उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो वहां का जो ट्रैक्ट ल्यूमन जो है वो कम हो जाता है जिसके कारण कि थोड़ा सफोकेशन होता है, सांस फूलती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है ना। देन फेरेंजाइटिस, तो फेरिंग्स जो है, जब फेरिंग्स में स्वेलिंग आ जाती है तो ये फेरेंजाइटिस वहां पर फॉर्म होता है और यहाँ पर इसमें गले में दर्द, खराश और निगलने में कठिनाई होती है। देन अस्थमा, तो अस्थमा जो है, दमा जिसको बोला जाता है, ये एक एलर्जिक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसमें से किसी चीज को खाने से है, किसी चीज से कोई पॉलन ग्रेन्स आ गए हैं उस तरफ हो रही है। तो ये जो है पुष्पों के परागकण है, धूल है या विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से होने वाला एलर्जी के कारण होने वाला ये रोग है, ठीक है ना। फिर आता है ब्लैक लंग डिजीज। ये रोग जो है फेफड़ों में कोयले की धूल जमा हो जाने के कारण होता है। जो अब लोग कोयले की खदानों में काम करते हैं वहां पर ज्यादा, तो धीरे धीरे जो है उनके अंदर ही जमा हो जाता है, ठीक है ना, कोल डस्ट जो है उसके कारण ये डिजीज होती है। इसमें भी सांस लेने में कठिनाई होती है। फिर मीजोथेलियोमा, मीजोथेलियोमा क्या है? ये उन व्यक्तियों में होता है जो कि एस्बेस्टस से संबंधित उद्योगों में काम करते हैं। जो शीट बनती हैं, बड़ी बड़ी सीमेंट जैसी जो शीट्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को
सहन कर सकती हैं, वहाँ पे ये जो होता है तो उसके कारण उनमें फिर ये फेफड़ों की झिल्ली का कैंसर हो जाता है। ठीक है ना? फिर सिलिकोसिस जो है ये भी सिलिका के महीन कणों के प्रवेश करने के कारण होता है और फेफड़ों में कठोरता आ जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। तो इस तरह से अब हमने जो वन लाइनर जो आंसर्स देखे हैं इनको किसी तरह भी पूछा जा सकता है, चाहे तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लें, ऑप्शन वाले में पूछ लें, वस्तुनिष्ठ, या फिर क्या कहते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स में पूछ लें, मैच द कॉलम, कहीं पर भी पूछे में यदि आता है तो हम हर तरह से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और अब आगे हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कुछ भी इसमें और कुछ भी टॉपिक लेके पढ़ना है तो प्लीज़ बताइए। और सब्सक्राइब यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। धन्यवाद, नमस्कार।